स्वागत है आप सभी का आशीर्वाद नर्सिंग क्लासेज में। आज हम लोग बायोकेमिस्ट्री के 4th यूनिट के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें क्या देखना है हम लोग को क्लिनिकल एंजाइमोलॉजी की किस तरीके से एंजाइम्स हमारी बॉडी पे अफेक्ट डाल रहे हैं या किस तरीके से वो हमारे रिएक्शंस को क्या कर रहे हैं, फास्ट कर रहे हैं, या कौन कौन से एंजाइम्स हैं जो हमारे डिसीज को सिग्निफिकेंट दे रहे हैं, मतलब कि किस तरीके से इंडिकेट करा रहे हैं अगर हमारी बॉडी में किसी प्रकार की क्या हो रही है, प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, तो वो किस तरीके से इंडिकेट कर रहे हैं कि ये वाली डिसीज या ये वाला डिसऑर्डर इसके पेशेंट के अंदर होने वाला है। तो ये आज हमारा पूरा ये इंपॉर्टेंट यूनिट्स है हमारे लिए, जिसमें हम लोग को क्लिनिकल एंजाइमोलॉजी हम लोग एएलपी देखेंगे, एएसटी देखेंगे, जीजीटी देखेंगे, बहुत सारे एंजाइम्स के बारे में देखेंगे, आइसो एंजाइम्स देखेंगे कि व्हाट इज आइसो एंजाइम्स, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ आइसो एंजाइम्स, वो किस तरीके से एक एंजाइम से दूसरी तरीके से क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो ये इस यूनिट में हम लोग को क्या देखना है, क्लिनिकल एंजाइमोलॉजी। हमको इसमें पूरे के पूरी यूनिट्स में क्या करना है, एंजाइम्स के बारे में स्टडी करनी है कि एंजाइम किस तरीके से हमारी बॉडी पे अफेक्ट डाल रहा है या हमारे रिएक्शंस को किस तरीके से वो क्या कर रहा है, फास्ट कर रहा है या स्लो कर रहा है। अलग अलग तरीके से अलग अलग फैक्टर्स होंगे जो एंजाइम्स को अफेक्ट डालेंगे, या अलग अलग तरीके से कैटलाइज होगा क्या हमारा एंजाइम्स। ठीक, हमारा यूनिट क्या है, क्लिनिकल एंजाइमोलॉजी। क्लिनिकल एंजाइमोलॉजी 4th यूनिट हमारी बायोकेमिस्ट्री की। इसमें अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए जरूरी है। ये हमारे बायोकेमिस्ट्री से ज्यादा जरूरी हमारे एडल्ट हेल्थ नर्सिंग में होगा, जब हमारे पास डिसऑर्डर्स होंगे मसल्स के, या हमारे पास जब हार्ट से रिलेटेड कोई डिसऑर्डर्स होगा, उसमें हम लोग को देखना रहेगा कि किस तरीके से ये एंजाइम्स अपने आप को क्या कर रहे हैं, स्प्रेड आउट कर रहे हैं, उसको बढ़ा रहे हैं, और हमको ये बताना चाह रहे हैं कि कौन सी बीमारी और कितने देर में ये चीज होने वाली है। ठीक है, तो हमारा क्या टॉपिक है, क्लिनिकल एंजाइमोलॉजी। क्या है क्लिनिकल एंजाइमोलॉजी? पहले तो एंजाइम का डेफिनेशन देखेंगे। एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स दैट कैटलाइज ए केमिकल रिएक्शन विदाउट इटसेल्फ अंडरगोइंग द ओवरऑल प्रोसेस। ये हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि किस तरीके से हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे कि एंजाइम हमारा पार्ट तो ले रहा है लेकिन बिना अपने आप को यूज किए हुए, मतलब उसका कोई भी पार्ट उसमें यूज नहीं होगा। सिंपल सा कहने का मतलब है वो सिर्फ उस प्रोसेस को क्या करेगा, इनहांस करेगा या बढ़ाएगा, लेकिन अपने आप का कोई भी मतलब उसका पार्ट उसमें नहीं जाएगा, मतलब कि उसमें वो मिक्सअप नहीं होगा। सिर्फ उसको क्या करेगा, वो जैसे कोई होता है कि पढ़ना तो आपको ही होता है लेकिन टीचर्स पढ़ाते हैं, तो इसका मतलब है कि पढ़ना खुद ही है। ठीक है, तो ऐसे ही एंजाइम क्या करता है, हमारे रिएक्शंस को फास्ट या स्लो करने का काम करता है, ना कि अपने आप को क्या करता है, इन्वॉल्वमेंट देता है। ठीक है, तो क्या है, एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। पहले नंबर तो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स है, इसमें कुछ ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स है। उसके साथ साथ क्या, दैट कैटलाइज, कैटलाइज मतलब होता है फास्ट। ठीक है, क्या कर देगा, हमारे रिएक्शन को फास्ट कर देगा। ठीक, केमिकल रिएक्शंस विदाउट इट यूज इट सेल्फ अंडरगोइंग द ओवरऑल प्रोसेस। इसमें इसका कोई भी प्रकार का वो अपना हेल्प नहीं देगा कि वो अपने आप को वहां पे मिश्रित नहीं करेगा। सिंपल सा कहने का मतलब ये है। तो ये क्या, और उसके बाद क्या है, इंक्रीज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। क्या करेगा, केमिकल रिएक्शन को तेज कर देगा। एंजाइम का सीधा सीधा काम अगर हम लोग को समझना हो, अगर एंजाइम को हम लोग को एक लाइन में लिखना हो, तो एंजाइम वैसे ऐसे पदार्थ होते हैं, ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो हमारे केमिकल रिएक्शन को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं, लेकिन अपने आप का कोई भी रोल प्ले नहीं करते हैं। मतलब उसमें उसका कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, मतलब एज ए सब्सटेंस कोई भी यूज नहीं होता है, सिर्फ उसको ट्रिगर आउट करता है। अगर हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में समझना है तो वो क्या करता है, रिएक्शन को ट्रिगर आउट करता है कि वो किस चीज को क्या करे, फास्ट कर दे। ठीक, ये क्या है, हमारा एंजाइम का जनरल इंट्रोडक्शन या डेफिनेशन है कि एंजाइम्स आर द बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स दैट कैटलाइज ए केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन को क्या कर देते हैं, फास्ट कर देते हैं, और बिना अपनी सहयोगिता के या बिना अपने चीज को क्या करे, उसके अंदर समाहित किए। ठीक है, उसके बाद क्या है, इंक्रीज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के रेट को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। ठीक, नेक्स्ट हमारा क्या रहेगा, क्लासिफिकेशन। क्या है क्लासिफिकेशन? अब एंजाइम्स के बहुत सारे क्लासिफिकेशन है, बहुत ज्यादा उसके पास टाइप्स होते हैं, बहुत ज्यादा क्लासिफाई किया गया बहुत तरीके से। अलग अलग एंजाइम्स के अलग अलग काम होते हैं, कोई हाइड्रोलिसिस का काम कर रहा है, कोई ऑक्सीडेशन का काम कर रहा है, कोई रिडक्शन का काम कर रहा है। जिसने केमिस्ट्री पढ़ी होगी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी होगी, उसके लिए ज्यादा दिक्कत नहीं होगी कि किस तरीके से हम क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस, आइसोमेराइजेशन किस तरीके से होता है, मतलब एक पार्ट से दूसरा पार्ट कैसे टूट रहा है, वो किस तरीके से उसमें हेल्प कर रहा है। तो अलग अलग हमारे जो एंजाइम्स है वो अलग अलग तरीके के फंक्शन प्ले करते हैं। ठीक है, तो क्या है हमारा पहला, ऑक्सीडो रिडक्टेज। ठीक है, ऑक्सीडो रिडक्टेज क्या कर रहा है, कैटेलाइज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन दैट इज द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या कर रहा है, ये हमारे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस को क्या कर रहा है, कैटेलाइज कर रहा है या उसको तेज कर रहा है। ठीक, और क्या कर रहे हैं,
ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को करने के लिए ये क्या कर रहा है, यहाँ पे हेल्प कर रहा है। आपको जो वर्ड्स लिखे हुए हैं सिर्फ उसका मतलब समझना। ऑक्सीडोडिलेटेज क्या करता है, सिर्फ हमारे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस को क्या करना है, फास्ट कर रहा है और इलेक्ट्रॉन्स को मूव कराने का काम कर रहा है। हमको ज्यादा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यहाँ नहीं पढ़नी है, हमको सिर्फ इतना जानना है कि एंजाइम्स क्या होता है, एंजाइम्स का क्लासिफिकेशन क्या है और उसमें कौन कौन से एंजाइम्स और कौन कौन से एंजाइम्स किस तरीके से उसका क्या कर रहे हैं, फंक्शन कर रहे हैं। तो क्या है हमारा, इंक्रीज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। हमारा एंजाइम्स का पहला ही फंक्शन और मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ही होता है कि वो जो रिएक्शंस होते हैं उनको क्या करता है, इंक्रीज कर देता है। ठीक, नेक्स्ट ट्रांसफरेज, पहला क्या है, ऑक्सीडोरिडक्टेज है, फिर ट्रांसफरेज है। ट्रांसफरेज क्या कर रहा है, कैटालाइज ट्रांसफर रिएक्शन। जो ट्रांसफर रिएक्शन है मतलब एक जगह से दूसरे जगह पे जो हमारे मॉलिक्यूल्स मूव होते हैं, जैसे हम लोग कह रहे थे कि कल जो हमारा एसाइल कोएंजाइम्स है वो माइटोकॉन्ड्रिया में मूव कर रहा है, उन सब में जो एंजाइम्स होते हैं वो क्या करते हैं, थायोलेज के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कल के लेक्चर में। तो ये क्या है, ट्रांसफर रिएक्शन को क्या करेगा, कैटालाइज कर देगा या उसको फास्ट कर देगा। कौन, ट्रांसफरेज। नेक्स्ट हमारा क्या है, देखिए हेक्सोकाइनेज इसका एग्जांपल है। हेक्सोकाइनेज क्या करता है, ट्रांसफर रिएक्शन को फास्ट कर देता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, हाइड्रोलेज। हाइड्रोलेज देखिए नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है। ये क्या था, ऑक्सीडोरिडक्टेज। रिडक्टेज में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के रिएक्शंस को फास्ट कर रहा था। इसमें क्या है हमारा, ट्रांसफरेज में क्या कर रहा है, कैटालाइज ट्रांसफर रिएक्शन। ट्रांसफर रिएक्शन को क्या कर देगा, कैटालाइज कर देगा, फास्ट कर देगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, हाइड्रोलेज, कैटालाइज द हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस जो होता है, जल अपघटन होता है, उसमें हमारा जो क्या करेगा, कैटालाइज द हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस करने का काम करेगा। जो इसमें एग्जांपल क्या है, ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन नाम का एक एंजाइम है जो क्या करेगा, बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जैसे लाइपेज हो गया हमारा, अलग अलग ऑर्गन्स में अलग अलग तरीके के हमारे एंजाइम्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट हमारा कौन सा है, लायोलेज, लाइसोएज। क्या है, कैटालाइज द ब्रेकिंग ऑफ द डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड जो होते हैं जैसे सी डबल बॉन्ड हो गया या सी डबल बॉन्ड सी जुड़े होते हैं, तो उसमें डबल बॉन्ड्स को ये ब्रेक करने का काम करता है, मतलब उसको ईज करने का काम करता है कि इसको क्या कर सके, हम तोड़ सके, जिससे क्या हो सके, इसका जो रिएक्शन है वो आगे चल करके हो सके। नेक्स्ट क्या है, आइसोमेरेज। आइसोमेरेज में क्या है, कैटालाइज आइसोमेराइजेशन। जो आइसोमेराइजेशन हमारा होता है उसमें ये हेल्प करता है, ठीक है। अलग अलग एंजाइम्स अलग अलग अपना काम शो कर रहे हैं, ठीक। नेक्स्ट हमारा क्या है, लाइगेज। क्या करता है, कैटालाइज फॉर्मेशन ऑफ ए बॉन्ड एसाइल कोएंजाइम्स कार्बोक्सिलेज। कहने का मतलब है कि यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड को क्या कर रहा था, ब्रेक कर रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है, डबल बॉन्ड को फॉर्म कर रहा है। मतलब बॉन्ड को फॉर्म कराने का काम कौन कर रहा है, लाइगेज। लेकिन जो लाइसोलेज है वो क्या कर रहा है, ब्रेकिंग ऑफ द डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड को ब्रेक करने का काम कर रहा है, लेकिन जो लाइगेज है वो क्या कर रहा है, जो हमारे बॉन्ड्स है उनको बनाने का काम कर रहा है। फॉर्मेशन का भी काम हो गया और हमारा ब्रेकडाउन का भी काम हो गया, ठीक। नेक्स्ट हमारा क्या रहेगा, फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम रिएक्शन। कौन कौन से, जैसे हम लोग हमेशा डिसऑर्डर्स पढ़ रहे होते हैं तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं, या हम लोग कोई ऐसा टॉपिक पढ़ रहे होते हैं जिसमें ये कहते हैं कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो क्या कर रहे हैं, अफेक्ट कर रहे हैं उस रिएक्शंस को या उस चीज को, कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं। तो क्या है हमारा फैक्टर अफेक्टिंग रिएक्शन में, टेम्परेचर सबसे ज्यादा जरूरी होता है एंजाइम्स को टेम्परेचर देना। टेम्परेचर अगर उसको प्रॉपर तरीके से मैंने मतलब इन्वायरमेंट अगर उसको नहीं मिलेगा अपने आप को स्टिमुलेट करने का या अपने आप को ट्रिगर करने का, तो वो दूसरे चीजों को क्या नहीं कर पाएगा, कैटालाइज नहीं कर पाएगा। तो कहने का मतलब है कि ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 35 से 40 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए एंजाइम का टेम्परेचर। मतलब उस सराउंडिंग का टेम्परेचर या उस तरीके का टेम्परेचर उसके पास होना चाहिए, तभी वो अपने आप को क्या कर सकता है, फंक्शन करा सकता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, एंजाइम कंसंट्रेशन। एंजाइम कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा उसकी सांद्रता हो गई या बहुत ज्यादा उसके लूज कंसंट्रेशन हो गया तो वो अपना काम नहीं कर पाएगा, ठीक है। इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। जो हमारा क्या होता है, एंजाइम कंसंट्रेशन होता है, वो रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शंस को क्या कर देता है, जो रिएक्शन की दर होती है उसको क्या कर देता है, तेज कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, इफेक्ट ऑफ पीएच। पीएच बहुत ज्यादा मैटर करता है। अगर उस जगह पे पीएच एसिडिक है, न्यूट्रल है, अल्कलाइन है, तब भी एंजाइम्स अपना काम अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे। और अगर उसको फेवरेबल कंडीशन मिल गई, पीएच मिल गया, तो वो अपने काम को क्या कर सकता है, अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकता है। ऑप्टिमम पीएच कितना होना चाहिए, 7 to 8 होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। सबस्ट्रेट मतलब क्या होता है, सबस्ट्रेट मतलब होता है मीडियम, मतलब जिसमें वो क्या चीज चल रही है, मतलब वो एंजाइम एक दूसरे से किस तरीके से इंटरैक्ट हो रहे हैं। सबस्ट्रेट मतलब ऐसा मीडियम, माध्यम हो सकता है जो क्या करता है, हमारे एंजाइम्स और हमारे रिएक्शंस के बीच में क्या करता है, मीडियम प्रोवाइड करता है। वो भी कैसा होना चाहिए, सही होना चाहिए। इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, जो क्या करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करेगा, ठीक। नेक्स्ट हमारा क्या है, इफेक्ट ऑफ इनहिबिटर्स। जो इनहिबिटर्स होते हैं, इनहिबिटर्स का मतलब होता है कि जो रिएक्शंस को क्या कर रहे हैं, स्लो कर रहे हैं या उसमें बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। दिस इज द
इफेक्ट ऑफ इनहिबिटर डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। अब इनहिबिटर्स क्या करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, हाइड्रेशन। हाइड्रेशन क्या है, ऑप्टिमम हाइड्रेशन इज रिक्वायर्ड, मतलब पानी की मात्रा जो होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, या उसके पास वो प्रॉपर हाइड्रेशन होना चाहिए उस एंजाइम्स के पास, या उस पर्टिकुलर ऑर्गन के पास, या उस रिएक्शन के पास, मतलब वाटर की मात्रा होनी चाहिए जिससे वो अपने आप को क्या कर सके, रिएक्शन कर सके। ये हमारे क्या है, फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम रिएक्शन। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो रिएक्शंस को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। तो पहला क्या है, टेम्परेचर हो गया, एंजाइम कंसंट्रेशन हो गया, इफेक्ट ऑफ पीएच हो गया, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन हो गया, इफेक्ट ऑफ इनहिबिटर्स हो गया, हाइड्रेशन हो गया। ये सब सारे क्या है, हमारे फैक्टर्स हैं जो क्या करते हैं, हमारे एंजाइम के रिएक्शंस को, एंजाइमेटिक रिएक्शंस को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या रहेगा, मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम रिएक्शन। क्या है मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम रिएक्शन, द एंजाइम हैव एन एक्टिव साइट व्हिच अट्रैक्ट्स एंड होल्ड्स द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स। क्या करता है, हमारे जो एंजाइम्स होते हैं उसके पास एक्टिव साइट होता है, वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं मॉलिक्यूल्स को कि आप हमारे पास आइए और हम इस चीज को क्या करें। जैसे हम लोग ये देखिए, अभी देखेंगे हम लोग आगे चल करके कि कौन सा ताला कुंजी परिकल्पना है, और इस तरीके के हमारे पास बहुत सारे परिकल्पनाएं होती हैं या अवधारणाएं होती है जिनसे हम क्या करते हैं, जो एंजाइम्स है, जो मॉलिक्यूल्स है, वो आकर के एंजाइम्स पे क्या होता है, फिट होता है, जिससे वो रिएक्शंस को क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। क्या है यहाँ पे, द एंजाइम्स हैव एन एक्टिव साइट। एक्टिव साइट किसके पास प्रेजेंट है, एंजाइम्स के पास प्रेजेंट है। जब मॉलिक्यूल्स उसको क्या है, सबस्ट्रेट के द्वारा, मीडियम के द्वारा जब मॉलिक्यूल्स पहुंचेगा, उस एक्टिव साइट्स पे जाकर के क्या कर लेगा, अपने आप को स्थापित कर लेगा और रिएक्शंस को क्या करेंगे, कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो क्या है हमारा, दिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ द एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। देखिए अब क्या कर रहा है, एंजाइम और सबस्ट्रेट जब मिलेंगे तो वो एक प्रकार का कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। तो ये क्या कर रहे हैं, जब एक्टिव साइट्स पे सबस्ट्रेट या मॉलिक्यूल्स हमारा जाकर के अटैच हो गया, उसके बाद एक कॉम्प्लेक्स तैयार हुआ जिसको हम क्या कहेंगे, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, क्या कहने का मतलब है, कैसा मैकेनिज्म होता है, पहले नंबर तो एंजाइम्स के पास एक्टिव साइट हो गया, वहां पे मॉलिक्यूल या सबस्ट्रेट जाकर के आया और वहां पे एक क्या बना, कॉम्प्लेक्स बना। कॉम्प्लेक्स मतलब हो गया एक कंपाउंड बना या हमारा एक चीज बना जिसको क्या बोलेंगे, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ठीक, नेक्स्ट क्या है, एंजाइम कैटालाइज द रिएक्शन एंड द प्रोडक्ट इज फॉर्म। अब क्या कर रहा है, एंजाइम कैटालाइज करेगा रिएक्शंस को क्या कर देगा, फास्ट कर देगा। उसके बाद क्या करेगा, एंड द प्रोडक्ट इज फॉर्म, मतलब अब हमने रिएक्शंस को क्या कर दिया है, चालू कर दिया। अब जब हम रिएक्शन करेंगे तो कुछ ना कुछ तो बनेगा ही। अब हमारा जैसे हम लोग कोई फैक्ट्री खोलते हैं तो उसमें हमारा कोई कुछ चीजें गलत होती है, जैसे हमारे एडिसन ने बहुत सारे आविष्कार किए, उसमें हमारा बल्ब का आविष्कार उन्होंने किया, तो बहुत सारी चीजें क्या करते हैं, वो रिएक्शन होगा तो प्रोडक्ट तो बनेगा ही। जैसे बहुत सारी चीजें हमारी क्या हो जाती हैं, एक्सीडेंटली बन जाती हैं। बहुत सारे ऐसे मेडिसिन है या बहुत सारे ऐसे हमारे प्रयोग है जो एक्सीडेंटली बन गए हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है जब रिएक्शंस होगा तो कोई ना कोई प्रोडक्ट जरूर बनेगा, चाहे वो हार्मफुल हो चाहे वो प्रोडक्टिव हो हमारा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, टू मॉडल एक्सप्लेन एंजाइम्स। कहने का मतलब है दो मॉडल्स हमारे पास सबसे अच्छे होते हैं। जो हमारा प्राइम मॉडल होता है, जो क्या करता है, जो सबस्ट्रेट और एक्टिव साइट्स को क्या करता है, बताता है। तो उसमें क्या है, पहला है लॉक एंड की मॉडल, ताला कुंजी परिकल्पना। इसको हम लोग ताला कुंजी परिकल्पना बोलते हैं, परिकल्पना। ठीक, इसमें कुछ नहीं करता है हमारा, जैसे ताला कुंजी होती है उसमें जो हमारा एक्टिव साइट्स होता है उसमें हम लोग चाबी को घुसा देते हैं, वैसे ही हमारा एक्टिव साइट है उसके पास और वहां पे जाकर के मॉलिक्यूल्स क्या करेगा, एक दूसरे के पास जाकर के अटैच हो जाएगा। बस इतना ही इसमें लॉक एंड की मॉडल्स में है। ठीक है, जैसे हम लोग ताला चाबी बनाते हैं उस तरीके की ये परिकल्पना होती है। मतलब जो उसका होल होता है उसमें क्या होता है, वो दिस इज द एक्टिव साइट, और जो हमारा चाबी है वो क्या हो सकता है, हमारा मॉलिक्यूल्स हो सकता है, वो उसमें जाकर के फिट हो जाता है। इस तरीके का उसके पास क्या होता है, कैपेसिटी होता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, इंड्यूस्ड फिट मॉडल। इंड्यूस्ड फिट मॉडल का मतलब ये होता है कि जिस प्रकार का मॉलिक्यूल्स हमारे पास प्रेजेंट होता है वैसा वो अपना शेप क्या कर लेता है, धारण कर लेता है, जिससे वो क्या कर सके, उसको अपने अंदर समाहित कर सके। ये बहुत ज्यादा दोनों बहुत आसान है, बस इतना समझना है। लॉक एंड की मॉडल क्या होता है, हमारा ताला चाबी हम लोगों ने देखा होगा, लॉक देखा होगा, की देखा होगा, उसमें ही जिस तरीके से लॉक में क्या घुसा देते हैं, की घुसा देते हैं, तो वो एक्टिव साइट हो गया। वैसे ही इसमें भी लॉक एंड की मॉडल में होगा, वो एक्टिव साइट्स होगा उसका। ठीक, नेक्स्ट हमने क्या देखा, इंड्यूस्ड फिट मॉडल। इंड्यूस्ड फिट मॉडल में सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट होता है कि हम क्या करते हैं, जो
जो हमारा सबस्ट्रेट है या जो हमारा एंजाइम्स है उसके पास क्या होती है, कैपेसिटी होती है, वो क्या करता है अपने आप को इंड्यूस कर लेता है, मतलब अपने आप को विकसित कर लेता है किस तरीके से कि हम उसको भी क्या कर सके, अटैच करा सके। ठीक है, ये क्वालिटी होती है, मतलब जिस प्रकार का हमारे पास मॉलिक्यूल्स आएगा उस तरीके का शेप हम क्या कर लेंगे, एक्वायर कर लेंगे और उसमें उसमें क्या हो जाएगा, रिएक्शंस हो सकता है। ठीक है, ये हमारा क्या था, मैकेनिज्म ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन। तो एंजाइम रिएक्शंस में हमको सिंपल सा कॉन्सेप्ट याद रखना है कि एंजाइम्स क्या करते हैं, एंजाइम्स के पास एक्टिव साइट होती है, सबस्ट्रेट जाता है और एक दूसरे से मिल जाता है एक्टिव साइट से जाकर के, उसके बाद दोनों कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। उसके बाद वो क्या करते हैं, एंजाइम्स कैटलाइज द रिएक्शन। अब एंजाइम्स का काम शुरू हो जाता है, वो रिएक्शंस को क्या कर दे रहे हैं, फास्ट कर दे रहे हैं, कैटलाइज कर दे रहे हैं। उसके बाद एंड द प्रोडक्ट इज फॉर्म हो जाएगा, क्या हमारा प्रोडक्ट या हमारा जो कंपाउंड है हमारा क्या हो जाएगा, फॉर्म हो जाएगा। उसके बाद क्या था, हमारे पास दो मॉडल्स हैं एंजाइम्स के, पहला लॉक एंड की चेन, लॉक एंड की है। उसके बाद क्या है, इंड्यूस्ड फिट मॉडल। लॉक एंड की मॉडल जैसे ताला कुंजी परिकल्पना होती है, उसमें ताले में हमारे क्या होते हैं, होल बना हुआ होता है और उसमें चाबी घुसाते हैं, वैसे ही सेम कंडीशन एक्टिव साइट्स पे जाकर के मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, अटैच हो जाएंगे। उसके बाद क्या है, इंड्यूस्ड फिट मॉडल में सिंपल सा क्या होता है, जिस तरीके का हमारा जो शेप होता है उसको वो बना लेता है और क्या करता है, एक दूसरे को अटैच कर लेता है। ये हमारा क्या था, मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम रिएक्शन। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, आइसो एंजाइम्स। बहुत ज्यादा इसके ऊपर कंफ्यूजन रहता है कि व्हाट इज आइसो एंजाइम्स। आइसो एंजाइम्स क्या है, दीज एंजाइम्स परफॉर्म सेम फंक्शन। एक ही चीज याद रखनी है कि फंक्शन कैसा रहेगा, सेम रहेगा, फंक्शन कैसा रहेगा, सेम रहेगा, बट डिफर इन द कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक द स्ट्रक्चर ऑफ द एमिनो एसिड सीक्वेंस, इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी एंड इम्यूनोलॉजी। क्या कॉन्सेप्ट याद करना है, आइसो एंजाइम्स। आइसो एंजाइम्स का आंख बंद करके एक ही चीज याद रखना है कि आइसो एंजाइम्स वो एंजाइम्स होते हैं जिनका फंक्शन तो सेम होता है लेकिन वो दिखने में संरचनात्मक तरीके से या जो उनके एमिनो एसिड का सीक्वेंस है या उनकी जो इम्यूनोलॉजी है वो क्या होती है, डिफरेंट होती है, लेकिन फंक्शन क्या रहेगा, सेम रहेगा। बस याद करना है कि आइसो एंजाइम्स वो एंजाइम्स होते हैं जिनका फंक्शन क्या है, सेम है, लेकिन उनका जो स्ट्रक्चर है, मतलब उसका जो स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज है वो क्या है, एक दूसरे से डिफरेंट है, अमीनो एसिड के सीक्वेंसेज अलग हैं, उसकी इम्यूनोलॉजी अलग है। ठीक, नेक्स्ट क्या है, जैसे लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एलडीएच हो गया हमारा, क्रिएटिन काइनेज, ये हमारे क्या है, फंक्शन सेम होंगे। ठीक है, आगे चल करके हम लोग को एक एक का फंक्शन भी देखना है। तो फंक्शन सेम है लेकिन जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, संरचनात्मक कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो क्या हो जाएगी, एक दूसरे से डिफरेंट हो जाएगी। ठीक, ये हमारा क्या था, आइसो एंजाइम्स। आइसो एंजाइम्स का क्या याद किया हमने, फंक्शन सेम बट स्ट्रक्चर डिफरेंट। ठीक है, उसका एमिनो एसिड का सीक्वेंस अलग, इम्यूनोलॉजी अलग। ये हमारा आइसो एंजाइम्स क्या होता है, कंप्लीट होगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे डेफिनेशन क्या होगा, आइसो एंजाइम्स का कंप्लीट होगा। नेक्स्ट क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ आइसो एंजाइम्स। क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकते हैं, क्या क्या हमारे पास उसके गुण हो सकते हैं या कौन कौन से हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उसके पास। तो क्या देखेंगे हम, इलेक्ट्रोफोरेटिक क्या है, आइसो एंजाइम्स कैन बी सेपरेटेड यूजिंग इलेक्ट्रोफोरेसिस। जो हमारी इलेक्ट्रोफोरेसिस, आयंस को अलग करने की क्रिया को क्या कहलाते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक, ये हमारा इलेक्ट्रोफोरेसिस, बहुत ज्यादा डीप नहीं जाएंगे इलेक्ट्रोफोरेसिस में, बस इतना जानेंगे आयंस को क्या करना है, अलग अलग पृथक पृथक करना, इलेक्ट्रोफोरेसिस कहलाता है। ठीक है, क्या है, ड्यू टू देयर वेरिंग चेंज इन वेट, साइज एंड एरिया, जैसे एलडीएच। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, हीट स्टेबिलिटी। हीट स्टेबिलिटी क्या होती है, अल्कलाइन फॉस्फेट एंजाइम आर आइदर हीट स्टेबल। हमारा क्या होता है, जो हीट स्टेबिलिटी मतलब उसके अंदर हीट कैपेसिटी गेन करने की क्या होती है, क्षमता होती है, स्टेबिलिटी होती है। तो उसमें कौन सा एग्जांपल हमने देखा था, अल्कलाइन फॉस्फेट जो एंजाइम होता है वो क्या करता है, उसके पास हीट स्टेबल होने की क्षमता ज्यादा होती है। नेक्स्ट हमारा क्या है, इनहिबिटर। इनहिबिटर एंड इनहिबिशन दैट कैन इनहिबिट ओनली वन आइसो एंजाइम्स ऑफ एन एंजाइम्स। ये क्या है, इनहिबिटर क्या होते हैं, इनहिबिटर जो होते हैं वो क्या करते हैं, किसी रिएक्शंस को क्या करते हैं, स्लो करने का काम करते हैं। कहीं पे भी अगर इनहिबिटर का नाम सुनने में आता है तो इनहिबिटर का एक ही काम होता है कि वो किस तरीके से रिएक्शंस को क्या कर रहा है, स्लो डाउन कर रहा है। ठीक है, काइनेटिक पैरामीटर्स, इट इज द न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू आंकिक वैल्यू होता है। ठीक है, आंकिक वैल्यू यूज्ड टू डिस्क्राइब द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। क्या करने का काम करता है, जो हमारे केमिकल रिएक्शंस का रेट है उसको न्यूमेरिकल तरीके से शो करता है। दिस इज द काइनेटिक। यांत्रिक ऊर्जा के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। ठीक है, जस्ट लाइक उसी की तरह है। ठीक, और क्या है, द आइसो एंजाइम्स शो डिफरेंट काइनेटिक पैरामीटर्स। बहुत सारे जो हमारे आइसो एंजाइम्स है वो अलग अलग तरीके के काइनेटिक पैरामीटर्स को क्या करते हैं, शो करते हैं। ठीक, नेक्स्ट है लोकेशन। ईच आइसो एंजाइम्स फंक्शन एट ए डिफरेंट साइट। मतलब अलग अलग आइसो एंजाइम्स, अब ऐसा नहीं है कि सारे आइसो एंजाइम्स एक ही साथ काम करना शुरू कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अलग अलग आइसो एंजाइम्स अलग अलग साइट पे क्या करते हैं, अपना फंक्शन प्ले करते हैं। ठीक, और क्या है, दे आर फॉर्म फ्रॉम
होमोलोगस जीन्स एंड दे हैव डिफरेंट अमीनो एसिड सीक्वेंस। और क्या कर रहे हैं, ये हमारे होमोलोगस जीन से मिलके बना होता है, लेकिन जो अमीनो एसिड सीक्वेंस होता है वो कैसा होता है, उसका डिफरेंट होता है। ठीक, ये हमारा क्या थे, प्रॉपर्टीज थे किसके, आइसो एंजाइम्स के। ठीक, नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, अब हमारा जरूरी टॉपिक शुरू होता है कि एंजाइम्स ऑफ डायग्नोस्टिक इंपॉर्टेंस। जो हमसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हमारे एज ए नर्सिंग, एज ए मेडिकल, हमसे क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो उसमें क्या है, एंजाइम ऑफ डायग्नोस्टिक इंपॉर्टेंस। हमारे एंजाइम्स का डायग्नोस्टिक इंपॉर्टेंस क्या है, जैसे हम डायग्नोस करना चाहते हैं, हम किसी बीमारी को पता लगाना चाहते हैं, उसमें एंजाइम्स का क्या रोल है, हम उसको देखेंगे। ठीक है, तो क्या है, एंजाइम आर नोन एज मार्कर्स। मार्कर्स इज द इंडिकेटर। ठीक है, इंडिकेटर। ठीक, मार्कर मतलब किसी चीज को चिन्हित करने के लिए जो चीजें होती हैं, दिस इज कॉल्ड मार्कर। ठीक है, क्या है, आप सेलुलर डैमेज इन पैथोलॉजिकल कंडीशन, ये क्या होते हैं, एक प्रकार के मार्कर होते हैं, एक प्रकार के चिन्ह होते हैं जो हमको ये बताते हैं कि हमारी बॉडी में पैथोलॉजिकल कंडीशन होने वाली है, या हमारी बॉडी का जो फंक्शन है वो क्या होने वाला है, डिस्टर्ब होने वाला है। ठीक है, जब हम टेस्ट कराने जाते हैं अपने हार्ट अटैक का या कार्डियक अरेस्ट का, इस तरीके का, तब हमको CKMM, CKMB, ये सब सारे टेस्ट कराने पड़ते हैं, या वो खुद से ही कर लेते हैं, जिससे हमको ये पता चलता है कि किस कंडीशन में ये पेशेंट की अभी स्थिति है। नेक्स्ट क्या है हमारा, जनरली एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन सेल्स इन हायर कंसंट्रेशन देन इन प्लाज्मा। ये देखिए, ये एक बेसिक सी बात है कि जो सेल हमारा, जो सेल्स इन हायर कंसंट्रेशन, जो हमारे सेल का जो सेल है उसमें क्या हो रहा है, जनरली एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन सेल्स इन हायर कंसंट्रेशन। जो हमारा सेल है उसमें क्या होती है, हमारी जो एंजाइम्स का कंसंट्रेशन होता है वो ज्यादा होता है रेदर देन किसके, प्लाज्मा के। ठीक है, प्लाज्मा के से की अपेक्षा जो उस कंसंट्रेशन होता है हमारे एंजाइम्स का, वो किसमें ज्यादा होता है, सेल्स में ज्यादा होता है। ठीक है, बेसिक चीज है। और क्या है, द मेजरमेंट इज प्लाज्मा यूज्ड टू इन्वेस्टिगेट डिसीज कंडीशंस। और हम प्लाज्मा को ही क्या करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं, जिससे हम क्या कर सके, अपने कंडीशंस का पता कर सके। तो ये क्या था, एंजाइम का डायग्नोस्टिक इंपॉर्टेंस। एंजाइम्स क्या कर रहा है, एंजाइम्स एक प्रकार का मार्कर है जो हमारे पैथोलॉजिकल कंडीशंस को इंडिकेट करता है या चिन्हित करता है, हमको बताता है कि किस तरीके की प्रॉब्लम क्या होने वाली है, अकर होने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, जनरली एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन सेल्स। जनरली क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं हमारे सेल्स में, और प्लाज्मा, और कंसंट्रेशन उनका ज्यादा होता है एज कंपेयर टू प्लाज्मा। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहे हैं, द मेजरमेंट इज प्लाज्मा यूज्ड टू इन्वेस्टिगेट डिसीज। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, अब हम लोग अलग अलग तरीके से देखेंगे कि कौन कौन से ऑर्गन्स पे कौन कौन से एंजाइम्स का किस तरीके का इफेक्ट है, व्हाट इज द क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑफ दिस एंजाइम। इस तरीके के पॉइंट्स को हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। तो क्या है हमारा, लीवर डिसीज। लीवर डिसीज में क्या है, एस्परटेट अमीनो ट्रांसफेरेज, AST। हमसे कभी भी फुल फॉर्म करके नहीं पूछेगा, हमसे हमेशा पूछता है व्हाट इज AST, व्हाट इज द क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑफ AST। पहले तो ये जानना है कि ये AST जो है वो क्या करता है, लीवर डिसीज को मार्क करता है या इंडिकेट करता है। पहला कंडीशन क्या हो गया, AST इज द लीवर, डायग्नोस्टिक पर्पज के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, क्या है, AST इज आल्सो नोन एज SGOT। बार बार हम लोग सुनते हैं, जब भी हम LFT कराते हैं तो हम लोग देखते हैं SGOT, SGPT बढ़ा हुआ रहता है, तो दिस इज द AST। ठीक है, SGO2 का दूसरा नाम क्या है, AST। हम लोग AST नहीं जानते हैं, हमारा मेडिकल हमसे जनरली हम लोग SGO2 और SGPT के बारे में जानते हैं, तो AST ही क्या है, SGOT। ठीक है, सीरम ग्लूटामेट ऑक्जेलो एसिटेट ट्रांसमिनेज। अब देखिए इतना कठिन नाम है, सीरम ग्लूटामेट ऑक्जेलो एसिटेट ट्रांसमिनेज। ठीक है, किसका, SGO2 का। ठीक है, हम लोग बार बार बोल देते हैं SGO2 बड़ा है, SGPT बढ़ा हुआ है, तो SGOT का फुल फॉर्म क्या है, सीरम ग्लूटामेट ऑक्जेलो एसिटेट ट्रांसमिनेज। ठीक है, जनरली आप लोग AST याद करिए। ठीक है, SGO2 हम लोग को ज्यादा याद नहीं होगा, और हमारे वैल्यू में लिखा हुआ आता है। ठीक है, तो क्या है हमारा, AST इज लोकेटेड इन द सेल्स ऑफ द लीवर, कार्डियक एंड स्केलेटन। कहां कहां पे प्रेजेंट होता है, हमारे लीवर में भी प्रेजेंट है, कार्डियक में प्रेजेंट है, और स्केलेटल में प्रेजेंट है। ठीक है, हमारे बोन्स में प्रेजेंट है, हमारे हार्ट में प्रेजेंट है, और हमारे लीवर में प्रेजेंट है। कौन, AST। ठीक है, AST का दूसरा नाम SGOT। ठीक है, और क्या है, स्केलेटल मसल, सॉरी। प्लाज्मा कंसंट्रेशन कितना होता है, 10 से 30 यूनिट्स पर लीटर। इसको यूनिट पर लीटर कर लेंगे। ठीक है, 10 से 30 यूनिट पर लीटर, IUL भी बोला जाता है। अगर हमारे क्वेश्चन में IUL भी लिख के आता है तब भी हमारा क्वेश्चन क्या होगा, सही होगा, इंटरनेशनल यूनिट ऑफ लीटर। ठीक, ये क्या हो गया, हमारा वैल्यू हो गया किसका, AST का। नॉर्मल रेंज क्या हो गया, प्लाज्मा कंसंट्रेशन में 10 से 30
यूनिट पर लीटर होता है, इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर भी उसको बोला जाता है। ठीक है, ये हमारा एएसटी के बारे में बात हो गया, लेकिन अभी यहाँ पे खत्म नहीं होगा एएसटी। एएसटी का भी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस देखना है। हम लोग एएसटी पढ़ के क्या करेंगे, जब तक हमको ये नहीं पता चलेगा कि किस तरीके का सिग्निफिकेंस उसका है। तो क्या देखेंगे, सिग्निफिकेंस। ठीक है, क्या है क्लिनिकल सिग्निफिकेंस? एलिवेटेड एएसटी कंसंट्रेशन में इंडिकेट लीवर डिसीज। क्या करेगा, लीवर डिसीज को इंडिकेट करेगा अगर हमारा एलिवेट हो रहा है एएसटी लेवल। ठीक, और क्या है, मायोकार्डियल इन्फाक्शन को करेगा और मसल डिस्ट्रॉफी को, इन सब सारे कंडीशंस को क्या करेगा, दिखाएगा। मायोकार्डियल इन्फाक्शन में हम लोग को बहुत ज्यादा तेजी से हमारे सारे एंजाइम्स के बारे में बहुत ज्यादा देखने पड़ेगा। जब हम लोग क्या स्केलेटन सिस्टम या मस्कुलो स्केलेटन सिस्टम जब एडल्ट हेल्थ नर्सिंग में पढ़ेंगे तो हमको बहुत सारी चीजें याद करनी पड़ेगी, कौन से एंजाइम्स की वजह से किस तरीके का मसल डिस्ट्रॉफी हो रहा है, क्यों मसल स्पाज्म हो जा रहा है, क्यों उसका ब्रेकडाउन हो जा रहा है। ये सब सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से हम लोग पढ़नी है। सिर्फ हमारे बायोकेमिस्ट्री के लिए इतना जरूरी है कि कौन से लीवर डिसीज के लिए क्या कर रहे हैं, एएसटी परफॉर्म कर रहे हैं, और उसका एलिवेटेड होने की वजह से कौन कौन सी बीमारियां देखने को मिल सकती हैं। तो क्या हमारा लीवर डिसीज है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन है, मसल डिस्ट्रॉफी देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हमारा क्या रहेगा, हमारा एएसटी वहां पे कंप्लीट होता है, फिर हमारा क्या शुरू होगा, एलेनिन एमिनो ट्रांसफेरेज, एएलटी भी हमारा लीवर डिसीज को क्या करेगा, इंडिकेट करने का काम करेगा। क्या है, ALT इज आल्सो नोन एज SGPT, सीरम ग्लूटामेट पाइरुवेट ट्रांसमिनेज। क्या बोलेंगे, SGO2 बोला, फिर SGPT बोला। ठीक, और क्या है, ALT इज लोकेटेड इन सेल ऑफ लीवर मेजॉरिटी। मेजॉरिटी में वो कहां पे प्रेजेंट होता है, लीवर में ही प्रेजेंट होता है। ज्यादातर हम लोग SGPT का ही टेस्ट हम लोग ज्यादा इंडिकेट करते हैं, क्योंकि SGO2 जो है वो बहुत सारी जगहों पे प्रेजेंट था। कहां पे प्रेजेंट था, लीवर पे प्रेजेंट था, कार्डियक में प्रेजेंट था, स्केलेटल मसल्स में भी प्रेजेंट था। लेकिन जो ALT है वो ज्यादातर कहां पे प्रेजेंट है, सेल, लीवर के सेल्स में ज्यादातर प्रेजेंट है। इसीलिए LFT जब कर रहे होते हैं तो ज्यादा हम लोग SGPT के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस्ड रहते हैं। और क्या है, प्लाज्मा कंसंट्रेशन उसका कितना होता है, 10 से 40 यूनिट पर लीटर या फिर IU पर लीटर। ठीक, ये हमारा क्या हो गया, ALT। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, एलिवेशन ऑफ ALT इंडिकेट्स लीवर डिसीज। ये अकेला ऐसा है कि ALT क्या कर रहा है, लीवर डिसीज को इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि इसके जो ज्यादातर मात्रा है कहां पे प्रेजेंट हो रहे हैं, लीवर में प्रेजेंट हो रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट हमारा क्या रहेगा, ALP। ALT देख लिया, फिर ALP क्या है, अल्कलाइन फॉस्फेटेज। क्या है, ALP इज लोकेटेड इन द बोन, लीवर एंड प्लेसेंटा। प्लेसेंटा में भी प्रेजेंट होता है, प्लेसेंटा हमारा टॉपिक नहीं है, प्लेसेंटा हमारा आगे चल करके OBG का टॉपिक है, तो प्लेसेंटा के बारे में इतना ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। क्या है, प्लाज्मा कंसंट्रेशन 40 to 125 यूनिट पर लीटर। ठीक, और क्या कर रहा है, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, एलिवेटेड ALP इंडिकेट्स लीवर डिसीज एंड बोन कैंसर। क्या दिखा रहा है, पहली बार बोन कैंसर का नाम आया है। बोन कैंसर कौन दिखा रहा है, ALP दिखा रहा है, एलानिन फॉस्फेटेज। ठीक है, क्या कर रहा है, 40 से 125 यूनिट पर लीटर उसका प्लाज्मा कंसंट्रेशन हो गया, और उसके साथ साथ वो कहां कहां पे प्रेजेंट हो रहा है, बोन में, लीवर में एंड प्लेसेंटा पे। ठीक है, उसके साथ साथ उसने क्या कहा, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या करेगा, अगर बढ़ा हुआ ALP है तो वो क्या करेगा, बोन कैंसर दिखा सकता है, और उसके साथ साथ क्या दिखा सकता है, लीवर डिसीज दिखा सकता है। ठीक, नेक्स्ट हमारा क्या है, डी हमारा क्या हो जाएगा, गामा ग्लूटामिल ट्रांसफेरेज। क्या है, GGT इज लोकेटेड मेनली इन द लीवर एंड प्लाज्मा। प्लाज्मा और लीवर में क्या हो रहा है, प्रेजेंट हो रहा है, और हमारा क्या है, कंसंट्रेशन क्या है, 1 से 30 यूनिट पर लीटर। ठीक है, और उसके साथ साथ क्लिनिकल सिग्नल, लीवर डिसीज और अल्कोहल एब्यूज, ये सब सारे कंडीशंस हमारे देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, जब हम अल्कोहल एब्यूज किए होंगे तब हमको क्या देखने को मिल सकता है, ALP बढ़ा हुआ मिल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या रहेगा, नेक्स्ट हमारा क्या है, डायग्नोस्टिक एंजाइम। हमारा लीवर का खत्म होता है, अब क्या शुरू होगा, डायग्नोस्टिक एंजाइम ऑफ मायोकार्डियल इन्फेक्शन, आल्सो नोन एज कार्डियक मार्कर। इसका दूसरा नाम कार्डियक मार्कर होता है। कार्डियक मार्कर कौन हो गया, जो हमारे CK हो गए, ठीक है, LDH हो गया, ये सब सारे क्या होते हैं, AST हो गया, ये सब सारे क्या करते हैं, कार्डियक मार्कर होते हैं, जो बताते हैं कि हार्ट हमारा कितना ज्यादा नुकसान हमारे हार्ट को हो चुका है, या कब हुआ था ये भी हमको पता चल जाता है कि कितने देर पहले, क्योंकि हमको इसमें ये देखना रहता है कि जब CK का लेवल कब बढ़ा हुआ रहता है, या वो अपने पीक पे कब रहता है। ठीक, क्या हमारा डायग्नोस्टिक एंजाइम्स ऑफ मायोकार्डियल इन्फेक्शन। मायोकार्डियल इन्फेक्शन इज जस्ट लाइक कार्डियक डिसऑर्डर। ठीक है, कार्डियक डिसीज। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ ये पढ़ रहे हैं कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन के बारे में, ज्यादातर हम लोग मायोकार्डियल इन्फेक्शन के बारे में ही देखते हैं, लेकिन हमारा जो, अगर हम ओवरऑल देखें तो कार्डियक चीज, कार्डियक मसल्स के बारे में क्या करता है, जो CK है, क्रेटिन काइनेज है, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज है, सीरम एस्पेटेट एमिनो ट्रांसफेरेज है, AST है, ये सब सारे क्या करेंगे,
कार्डियक मसल्स को या कार्डियक चीजों को क्या करते हैं, शो कराने का काम करते हैं। ठीक, पहला तो क्या हो गया, कार्डियक मार्कर हो गए, तो इसमें क्रेटिन काइनेज हो गया, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एलडीएच हो गया, सीरम एस्पार्टेट एमिनो ट्रांसफेरेज हो गया, एएसटी हो गया। एएसटी हमने पिछली भी पढ़ा है लीवर डिसीज में भी, तो वो कहां कहां प्रेजेंट था, लीवर में प्रेजेंट था, कार्डियक में प्रेजेंट था, स्केलेटल में। हो सकता है एएसटी एक बार और देखने को मिले, कहां पे, हमारे बोन से रिलेटेड। ठीक है, स्केलेटल मसल्स में दिक्कत देखने को जब मिलेगा तब फिर से एएसटी हमारे पास आएगा। ठीक है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो क्या है हमारा क्रेटिन काइनेज, क्या है, प्लाज्मा कंसंट्रेशन 15 से 100 यूनिट पर लीटर, इंडिकेट मायोकार्डियल इन्फेक्शन, प्लाज्मा लेवल इंक्रीज विद इन 4 आवर्स टू 24 आवर्स। देखिए अब हमारा रेंज शुरू होता है। रेंज का मतलब ये हो गया कि कब सबसे ज्यादा वो अपना बढ़ा हुआ सीके जब होता है, सबसे पहला कार्डियक मार्कर होता है जो क्या करता है, अपने आप को एलिवेट करता है। ठीक है, जिससे हमको पता चलता है कि सीके जो है, अभी हमारी जो बीमारी है वो बहुत ज्यादा सीवियर नहीं हुई है। ये मार्कर का मतलब ये है कि वो चिन्हित कर रहा है कि इस बीमारी कब शुरू हुई थी। सीके रिलीज होने का मतलब है कि जो ये बीमारी है अभी कितने देर पहले की है, 4 घंटे से 24 घंटे पहले की इंक्रीज होता है हमारे प्लाज्मा लेवल में। ठीक है, अभी आप लोग को ज्यादा इतना समझ में नहीं आ रहा होगा सीके के बारे में या मायोकार्डियल इन्फेक्शन के बारे में। जब आप एडल्ट हेल्थ नर्सिंग में मायोकार्डियल इन्फेक्शन के बारे में पढ़ेंगे तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि क्यों एलिवेट हो रहा है, किस वजह से एलिवेट हो रहा है, इन सब सारी चीजों के बारे में। ठीक है, तो सिर्फ यहाँ पे इतना जान लेना है कि क्या प्लाज्मा कंसंट्रेशन होता है और वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है और वो उसका लेवल कब बढ़ रहा है। ठीक है, क्या है, 4 आवर्स टू 24 आवर्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या रहेगा, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज के बारे में हम लोग देखेंगे। प्लाज्मा कंसंट्रेशन कितना हो गया, 100 से 200 यूनिट पर लीटर। उसके साथ साथ इंडिकेट मायोकार्डियल इन्फेक्शन, ये भी इन्फेक्शन को क्या कर रहा है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन को ही क्या कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है। उसके साथ साथ क्या है, स्टार्ट 8 टू 16 आवर्स। ठीक है, 8 टू 16 आवर्स पे ये रिलीज होना शुरू हो जाता है, लेकिन मैक्सिमम कब पहुंचता है, 48 से 72 आवर्स के बीच में ये क्या हो जाता है, अपने मैक्सिमम लेवल पे पहुंच जाता है। उसके बाद क्या करता है, रिटर्न कब हो जाता है, अराउंड 12 डेज, 12 दिन के अंदर क्या हो जाता है, 12 डेज के अंदर वो अपने नॉर्मल रेंज में आ जाता है। कितना रेंज, 100 से 200 यूनिट पर लीटर में अपने प्लाज्मा कंसंट्रेशन पे आ जाता है। ये हमारा ओवरऑल क्या था, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज के बारे में। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, एएसटी। व्हाट इज एएसटी, प्लाज्मा कंसंट्रेशन 10 टू 30 यूनिट्स पर लीटर हो जाएगा। ठीक है, और क्या है, इट में इंडिकेट्स मायोकार्डियल इन्फेक्शन, ट्रोपोनिन आर प्रोटीन रिलीज फ्रॉम मायोसाइट्स व्हेन इरिवर्सिबल डैमेज। अब मैं मायोसाइट्स के बारे में बताऊंगा तो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा और आप लोग कंफ्यूज रहेंगे, क्योंकि आप सेकंड सेमेस्टर के हैं, आपने इतनी अच्छी एनाटॉमी भी नहीं पढ़ी होगी। ठीक है, उसके बाद क्या है, मायोसाइट्स कहाँ पे प्रेजेंट है और वो किस तरीके का इरिवर्सिबल डैमेज होता है। इरिवर्सिबल का मतलब तो समझा सकता हूं कि इरिवर्सिबल मतलब होता है कि हम पुनः उसको क्या ना कर सके, प्राप्त ना कर सके उसकी पुनः स्थिति में। ठीक है, ये क्या है हमारा एएसटी। ठीक है, प्लाज्मा कंसंट्रेशन 10 से 30 यूनिट पर लीटर हो गया, ये हमारे मायोकार्डियल इन्फेक्शन को क्या कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है। ठीक, नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, डायग्नोस्टिक एंजाइम्स ऑफ मसल डिसीज। मसल डिसीज के डायग्नोस्टिक एंजाइम्स के बारे में लोग देखेंगे। तो क्या है, पहला इसमें क्रेटिन काइनेज, देखिए फिर से सीके आ गया। ठीक है, सीके हो गया। प्लाज्मा कंसंट्रेशन कितना, इन मेल्स में 60 से 400 है, इसमें क्या है, इन फीमेल्स 40 टू 150 यूनिट्स पर लीटर। यूनिट्स करते चलेंगे, थोड़ा सा इसमें मिसप्रिंट हो गया है, यूनिट्स पर लीटर करते चलेंगे। ठीक, और क्या है, इंडिकेट मसल्स डिस्ट्रॉफी, मसल इंजरी, ये सब सारी चीजें शो करेगा कौन, सीके। ठीक है, कहां पे, मसल्स डिसीज में। ठीक है, वहां पे सीके कुछ और काम कर रहा था, यहाँ पे सीके कुछ और काम कर रहा है। ठीक, नेक्स्ट हमारा क्या है, एल्डोलेज। एल्डोलेज प्लाज्मा कंसंट्रेशन 1 से 7.5 यूनिट्स पर लीटर, इंडिकेट्स मसल डिस्ट्रॉफी और मसल डैमेज। मसल डिस्ट्रॉफी आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में। ठीक है, और मसल डिसीज देखने को मिलेगा। एल्डोलेज क्या शो करा रहा है, मसल डिस्ट्रॉफी एंड मसल डैमेज। हम डिसीज के ऊपर नहीं जाएंगे, पहले मैं बता दे रहा हूं आप लोग को कि हम लोग डिसीज को यहाँ पे कवर नहीं कर रहे हैं, हम लोग डिसीज को ज्यादा इलेबोरेट नहीं करेंगे, क्योंकि डिसीज इलेबोरेट करने का मतलब है कि फिर हमको मैनेजमेंट भी पढ़ाना पड़ेगा उसका। ठीक है, हम सिर्फ इंडिकेटर्स के बारे में देख रहे हैं कि कौन कौन से इंडिकेटर्स इस बीमारी को क्या कर रहे हैं, शो ऑफ करा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या रहेगा, डायग्नोस्टिक ऑफ बोन डिसीज। बोन डिसीज क्या है, एल्कलाइन फॉस्फेटेज एएलपी। ठीक है, प्लाज्मा कंसंट्रेशन 20 से 140 यूनिट पर लीटर, और क्या है, इट में इंडिकेट लीवर डिसीज एंड बोन कॉम्प्लिकेशंस। क्या हो रहा है, एएलपी हम लोग बार बार पढ़ रहे हैं, एएसटी और एएलपी हमारा बार बार आ रहा है। तो एएलपी क्या कर रहा था, बोन कैंसर को वहां पे फैला रहा था, तो यहाँ पे भी बोन कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिल सकता है, लीवर डिसीज दिखाना मिलता है। ठीक, नेक्स्ट हमारा क्या है, प्रोस्टेट कैंसर, हमारे सिलेबस में है प्रोस्टेट कैंसर। ठीक है, एसिड फॉस्फेटेज, प्लाज्मा कंसंट्रेशन 0.5
यूनिट पर लीटर, ठीक है। एलिवेशन ऑफ द एंजाइम इंडिकेट्स प्रोस्टेट कैंसर, ठीक है। प्रोस्टेट कैंसर को क्या करता है, इंडिकेट करता है, कौन, एसिड फॉस्फेटेज। डायरेक्ट याद रखना है, एसिड फॉस्फेटेज क्या कर रहा है, प्रोस्टेट कैंसर को दिखा रहा है, शो कर रहा है। जब एलिवेट हो जाएगा तो प्रोस्टेट कैंसर उसमें देखने को मिल सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजेंस, मोस्ट स्पेसिफिक एंड सेंसिटिव मार्कर। ये हमारा क्या होता है, इससे ज्यादा सेंसिटिव कौन होता है, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। एक प्रकार का स्पेसिफिक एंटीजन होता है जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, वो बहुत अच्छा मार्कर होता है किसका, प्रोस्टेट कैंसर का, ठीक है। मार्कर मतलब बता रहा है, अच्छा मतलब ये नहीं होता है कि वो कैंसर बहुत अच्छी चीज है, ठीक है। तो क्या है हमारा सीरम लेवल, क्या हो गया 4 से 10 mg/ml, ठीक है। पीएसए इंडिकेट्स प्रोस्टेट कैंसर, ये हमारा पीएसए है। ऐसा नहीं है कि पीएसए कुछ और वर्ड आ गया, पीएसए मतलब प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन का शॉर्ट फॉर्म क्या हो गया, पीएसए, ठीक है। क्या कर रहा है, प्रोस्टेट कैंसर को इंडिकेट करेगा, ठीक है। ये हमारा क्या था, प्रोस्टेट कैंसर के डायग्नोस्टिक एंजाइम्स, ठीक है। कौन कौन से हैं, एसिड फॉस्फेटेज है और उसके साथ साथ प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजेंस है, ठीक। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, हमको याद करना है अगर तो हम ऐसे याद कर सकते हैं, डायरेक्ट याद करिए, ऐसे ऐसे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, इसको डायरेक्ट याद करिए। समरी में हम लोगों ने लिखा है कि क्लिनिकल एंजाइमोलॉजी ओवरव्यू, सीधे सीधे आप लोग क्या कर सकते हैं, एंजाइम्स भी याद कर सकते हैं। अगर आप लोग को सिर्फ और यहाँ पे रेंज लिखना हो तो रेंज लिख लिख करके क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी हेडिंग पड़ी है लीवर डिसीज, तो इतने सारे जो कंडीशंस हैं या इतने सारे जो एंजाइम्स हैं वो लीवर डिसीज को क्या करेंगे, इंडिकेट करेंगे। बस आप लेवल लिखते रहिए, एलिवेट लिखते रहिए, वैल्यू लिखिए और एलिवेट लिखिए, ठीक है। हमारा लीवर डिसीज यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो कौन कौन सा है, एएसटी है, एलपी है, जीजीटी है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या रहेगा, हर डिसीज के लिए कौन कौन है, एलके है, एलडीएच है, सीके है, ठीक है। एएसटी है, ट्रोपोनिन है, ये सब सारी चीजें हमारी क्या हो गई, हर डिसीज को दिखा रही हैं, इंडिकेट कर रही हैं, ठीक। नेक्स्ट हमारा क्या रहेगा, मसल डिसीज के लिए क्या हो गया, सीके हो गया, एल्डोलेज हो गया, बोन डिसीज के लिए एएलपी हो गया अकेले, प्रोस्टेट कैंसर के लिए एसिड फॉस्फेटेज एंड प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन पीएसए। ये क्या हो गया हमारा कंप्लीट क्लिनिकल एंजाइमोलॉजी। व्हाट इज क्लिनिकल एंजाइमोलॉजी, ऐसे एंजाइम्स जो हमारे क्लिनिकल सिग्निफिकेंस शो करते हैं, जो हमारे डिसीज को बताने का काम करते हैं, एज ए इंडिकेटर काम करते हैं। हमने देखा कि एंजाइम्स क्या होते हैं, एंजाइम्स के साथ साथ हमने आइसो एंजाइम्स देखा, आइसो एंजाइम्स के प्रॉपर्टीज देखे, और हमने ये देखा कि डायग्नोस्टिक एंजाइम्स क्या क्या हमारे बॉडी में कर सकते हैं या किस तरीके से वो हमको बताता है कि हमारे बॉडी में क्या होने वाले हैं, डिसीज होने वाले हैं। ये हमारा क्या था, पूरा का पूरा क्लिनिकल एंजाइमोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे, अपने 5th यूनिट को देखेंगे। वो भी हमारे लिए जरूरी है। क्लिनिकल एंजाइमोलॉजी से एक क्वेश्चन हमारे शॉर्ट आंसर अक्सर आ जाते हैं कि एएसटी क्या है, एएलपी क्या है, या सीके क्या होता है, किस तरीके से मसल्स को क्या कर रहा है, वो डिस्टर्ब कर रहा है, या उस तरीके से किस तरीके से डिसीज अकर कर रहा है। ये क्या था हमारा क्लिनिकल एंजाइमोलॉजी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे 5th यूनिट। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।